नमस्कार मान्यवर। नमस्कार। हमारे महाराष्ट्र में या हमारे भारतीय संस्कृति में हमारा एक सरनेम रहता है, जैसे आपका पूरा नाम मधु मंगेश कर्णिक जी है, लेकिन दर्शक मैं आपको बताना चाहूँगा इनका जो सरनेम है ये बहुत खास है, क्योंकि श्रीमंत पेशवा सरकार से कर्णिक ये सनद उनको आपके परिवार को मिली थी और उसके बाद आपका सरनेम कर्णिक। क्या हमारे दर्शकों को, जो हमारे भारत के बाहर के भी दर्शक हैं, उनके आपके परिवार के बारे में आप बता पाएंगे? देखिए, लगभग 300 वर्ष पहले जब पेशवाई का राज था, पेशवाई, तब हमारे एंसेस्टर्स वहाँ कुछ काम किया, मालूम नहीं, उसका कुछ डॉक्यूमेंट नहीं है, लेकिन हमारे जो पूर्वज थे उनको एक सनद पेशवे जी ने दी थी, कर्णिक। वो कर्णिक नाम की ये एक वतन है, एक इनाम है, और हमें इलाका दिया कोकण। कोकण में जाके आप काम करो। तब तक पेशवाई तो ख़त्म हुई थी और अंग्रेज का राज शुरू हुआ था, लेकिन हमारे पास सनद थी और वो अंग्रेज गवर्नमेंट ने भी माना और हम कोकण में चले गए। मूल हमारा गोवा में 300-400 बरस के पहले जब गोवा में पोर्चुगीज आए तब सब इंक्विजिशन हो गया, हिंदू लोगों का और क्रिश्चियन धर्मीय का। इसलिए हमारे लोग गोवा छोड़ के बम्बई आए, पुणे आए और कहाँ गए। तो पुणे में जो हम लोग आए तो वहाँ पर कर्णिक की सनद पेशवे ने दी, पराक्रम और उषा देख के। बाद में हम कोकण में आए। कोकण में हमारा गांव है, मुल्क है, हमें वतन था। उसी वक्त खोत कहते थे, खोत यानी कि जमींदार, वतनदार। अंग्रेज गवर्नमेंट ने वो खोती चलता था, लेकिन जब हम लोग इंडिपेंडेंट हो गए 1947 में, तभी लोकशाही का राज शुरू हुआ और जो जमीन कसेगा उसको जमीन मालक। तो सब जमीन हमारी चली गई। हाँ, ठीक है, अच्छा है, एक अच्छे अपॉर्चुनिटी मिली हमें। तो हम वहाँ से बम्बई आए, कई लोग पुणे गए, कई लोग इंदौर गए, कई लोग दिल्ली गए, फॉरेन गए। तो मैं बम्बई में आया और वो मेरा काम शुरू हुआ। यानी हम बता सकते हैं कि नकारात्मक चीज़ों से सकारात्मक चीज़ें बनाना व्यक्ति के अनुभव पे और व्यक्ति के विचार पे रहता है। मान्यवर, आपने मराठी भाषा के लिए तो अमूल्य योगदान दिया ही, लेकिन ये है कि आपने अपना जो एक करियर हम बोलते हैं वो भी आपने एक उत्तुंग रखा। तो यहाँ तक कि जो मुख्यमंत्री के जो प्रसिद्धि सलाहकार है, प्रसिद्धि प्रमुख है, वहाँ पे भी आपने कार्यरत रहे। कैसा अनुभव रहा? देखिए, क्या है, मैं जॉब तो गवर्नमेंट में किया, क्लरिकल जॉब था पहला, और उसी वक्त मैं लिखना शुरू किया। मेरी कथाएं, उपन्यास प्रकाशित होने लगी और मेरा नाम भी हो गया। तो मैं गवर्नमेंट ने बुलाया, गोवा गवर्नमेंट ने, तभी गोवा स्वतंत्र हो गया 1961 में, गोवा इंडिपेंडेंट हो गया। तो गोवा गवर्नमेंट के लिए महाराष्ट्र से ऑफिसर भेज दी और डेपुटेशन। तो मैं उसमें से गोवा चला गया। हाँ। गोवा में 4 वर्ष में रहा। बहुत प्रशिक्षण हो गया वहाँ पर गवर्नमेंट का जॉब का, पब्लिसिटी, पब्लिक रिलेशंस और ये मीडिया, पत्रकारिता। और वहाँ से मैं वापस आया जब डेपुटेशन का ख़त्म हो गया कालावधि। तो मैं वापस मुंबई में आया और मुंबई में मुझे जो अपॉइंटमेंट मिली, पोस्टिंग मिला, वो मुख्यमंत्री के ऑफिस में, कार्यालय में। वसंतराव नाइक जी तभी थे, 50 बरस के पहले। तो मैं वहाँ काम किया, लिखना भी चालू था। मेरी लिखने की मेरी साहित्य की संभावना बहुत अच्छी तरह से महाराष्ट्र शासन ने की। मुझे अच्छे पदे दी, पदोन्नति, प्रमोशंस, मैं साहित्य की वजह से। और मेरा मराठी अच्छा था, अंग्रेजी अच्छा था, हिंदी तो ठीक है, हिंदी में कारभार नहीं था, मराठी अंग्रेजी में था। तो मेरा ड्राफ्टिंग अच्छा था, लिखना अच्छा था, घोस्ट राइटिंग,
कि मुख्यमंत्री जी की भाषण वो लिखने का था, दौरे उनके थे। तो एक साहित्यकार के नाते मुझे एक बहुत अच्छा शिक्षा मिली और प्रशिक्षण मिला, वो भी मैंने स्वीकारा और उसके ऊपर भी लिखा है। और पॉजिटिव और नेगेटिव आप कहें, हाँ, तो जो पॉजिटिविटी जो है आदमी के पास, वो आजू बाजू का जो परिस्थिति है, वातावरण है और सामाजिक पर्यावरण है, उसके ऊपर वो रहता है। वो अगर पॉजिटिव होगा तो आपका मन भी पॉजिटिव बनता है। लेकिन पॉजिटिव होने के नाते, होने की वजह, आपका स्वीय निजी धारणा पॉजिटिव होना चाहिए। आप जब दुनिया देखते हैं तो देखते वक्त आपके आंखों में निगेटिव कोई होता नहीं, अच्छा है, सब जगत सुंदर है, पंछी सुंदर है, जानवर सुंदर है, वृक्षवल्लरी सुंदर है, वो विश्व सुंदर है। ऐसा जब आपके मन में आता है तो सब सुंदर देखना पड़ता है, देखना लगता है, और वही पॉजिटिविटी का जन्म होता है। वैसे पॉजिटिव अच्छी बात मेरे लिए एक सौभाग्य की बात थी, वो पॉजिटिविटी मुझे मिली, घर में से भी मिली। मुझे तो मेरा माँ बाप तो नहीं थे, छोटे में मेरे फादर, पिताजी तो 4 बरस में था, इतना छोटा था, मुझे उनका शक्ल भी नहीं समझ में आती। मेरी माँ थी, उन्होंने मुझे रामायण महाभारत का सब कथाएं सुनाई बालपन में। शिक्षा होती होती वो भी, वो सब अच्छा थे उसने दिया। और हमारे सारे गुरुजी एक बहुत बड़ा व्यक्तिमत्व था, साहित्यकार, शिक्षक और समाज सेवक। एक योगायोग ऐसा था, संजोग ऐसा था कि सारे गुरुजी हमारे स्कूल में आए। हाँ, वो कथा कहने वाले बालों के बच्चों के लिए कथा कहने के लिए। और मुझे उन्होंने पूछा, आपका नाम क्या बेटा तेरा? मैं बोला, नाम मेरा मधु। अरे कितना सुंदर नाम है, कितना मधुर नाम है। तो जीवन में मधुत्व तो नहीं छोड़ना, मधुरिमा नहीं छोड़ना, ऐसा पाठ के ऊपर ऐसा आशीर्वाद दे के बोले। एक बाल वही था, 14-15 बरस का वही था उम्र। वो एक अच्छा संदेश मिला। और साने गुरु जी मेरे बहुत प्यारे लेखक थे, अभी भी है। हाँ, हमारे मराठी में साने गुरु का नाम बहुत मशहूर है, उनकी श्रेणी बहुत ऊंची है। वहाँ से शुरू हो गया, लिखना भी था। और मेरा लिखना समाज के प्रति अर्पित था। कि जो देखा, मैं बम्बई में आया, झोपड़पट्टी यहाँ का स्लम एरिया, वो स्लम इतनी गंदी है। और एक ऐसा क्या बोलूँ, समझो कि मुझे जो जगह रहने को मिली बम्बई में, तो झोपड़पट्टी में थी। माहिम की खाड़ी मेरा का एक उपन्यास है, जो नेशनल बुक ट्रस्ट ने सभी भारतीय भाषा में अनुवाद किया है। वो मैं खुद अनुभव ले लिया और उसके ऊपर लिखा। वो ऐसा मराठी में कोई इसने लिखा नहीं था। हम मराठी लिटरेचर को हॉल से, दीवान खाने से बाहर लाया, आंगन में लाया, बगीचा में लाया, रास्ते पे लाया। और ये समाज के प्रति, समाज ने मुझे ऊर्जा दी। समाज में मैं मिक्सअप होता था, समाज में मिलना जुलना होता था। और ज़्यादा करके गरीबों की, गरीबों से मुझे बहुत क्या हमारा श्रीमंती, और गरीबों ने वो गरीब रह के मुझे मन को बड़ा कर दिया, मुझे बड़ा कर दिया। मैं कभी विश्व भूलना नहीं चाहिए। ये एक हम मराठी साहित्य की बात कर रहे हैं, जिसके ऊपर चर्चा कर रहे हैं। लेकिन एक बताऊं कि जिनको पेशवा सरकार से, श्रीमंत पेशवा सरकार से जिनको सनद मिली, उस व्यक्ति ने महाराष्ट्र के या अपने देश के अति गरीब वर्ग के कुटुंब के साहित्य को भी, उनके विचार को लोगों तक लाया। ये हिंदी भाषिक लोगों को मुझे ज़रूर अधोरेखित करना है। मान्यवर, एक मुझे ये आपका जो एक जीवन चरित्र है, वो हर एक तबके के लिए है, हर एक तबके के लिए।
बहुत सम्मान मिले, बहुत पुरस्कार मिले। मराठी साहित्य में आपका अमूल्य योगदान है। आप मराठी साहित्य के एक ध्रुव तारा हो। बहुत आसमान में तारे चमकते हैं, ध्रुव तारा का तो कोई दूसरा पर्याय नहीं है। मुझे पूछना था, तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी सरकार ने आपका नाम, तत्कालीन राष्ट्रपति KR नारायण जी थे, उनको सिफारिश किया था पद्म के लिए जी। और 23 साल पहले 27 मार्च को आपको पद्म सम्मान से अलंकृत किया गया था। क्या भावना थी तब आपकी? देश का सर्वोच्च सम्मान। वो एक अनुभव, बहुत एक सुंदर अनुभव था कि इतने बड़े राष्ट्रपति भवन में जाके वहाँ वो जो दरबार हॉल है, हाँ। वहाँ पर खुद पंत प्रधान अटल जी भी लेखक है, कवि हो, बहुत बड़े कवि। तो उन्होंने पहचान कर, आप क्या लिखते हैं? बोला, मैं उपन्यास लिखता हूँ, कथाएं लिखता हूँ। कविता लिखते हैं? मैं कविता लिखता हूँ, अभी भी मेरा कविता लेखन चालू है, लेकिन मेरा कविता का किताब नहीं प्रसिद्ध हुआ था। तो मैं कहा कि मैं कविता लिखता हूँ लेकिन किताब नहीं, क्यों नहीं किया? मालूम नहीं, ऐसे इतने छोटे, और उनका चेहरा, उनका शक्ल इतनी प्रसन्न थी, एक ऊर्जा थी। अटल बिहारी, अटल जी का देखना, अटल जी ने अपने को देखना, ये भी एक बहुत अनुभव था। तो मिला वहाँ से पद्मश्री का पुरस्कार मुझे मिला मेरे साथ। और महाराष्ट्र में मैं अकेला था। मेरे ख्याल से अगर मेरी स्मृति बराबर, तो डॉक्टर अशोक केलकर, भाषा तज्ञ, वे मेरे पास थे, मेरे साथ थे, और अशोक केलकर और मैं दोनों। और वहाँ पर उसी वक्त सुरेश प्रभु जी, वो थे रेलवे मंत्री, केंद्रीय मंत्री थे। उन्होंने एक अलग सत्कार महाराष्ट्र की तरफ से और किया हुआ हमारा, वो तो अभूतपूर्व ही था। और उसी वक्त मनोहर जोशी जी मेरे ख्याल से मुख्यमंत्री नहीं, दिल्ली में सभापति थे, लोकसभा अध्यक्ष थे, लोकसभा अध्यक्ष, उन्होंने आया था। और दिल्ली में जो मराठी समाज है और हिंदी समाज भी, लेखक, वो सब इकट्ठा होके परस्पर परिचय होता था। रुद्रा गर्ग, इंदिरा गोस्वामी, और उसी वक्त की 50, अभी तो हो गया, 30-35 वर्ष हो गया। उस वक्त के जो बड़े बड़े मराठी राइटर थे, हिंदी राइटर थे, उनका पहचान हो गया, अच्छा लगा। और सभी साहित्यिक थे, सभी साहित्यिक थे। अटल जी है, मनोहर जोशी जी है, अटल जी तो खुद साहित्यिक ही थे। उन्होंने भाषण किया, वो भाषण में ऐसा लगता है कि बोले कि साहित्य का मुख्य काम जो है, वो काम जोड़ना है, तोड़ना नहीं। छोटे छोटे वाक्य बोलते थे, बिल्कुल मंद आवाज में बोलते थे, जोड़ना काम है। और आप सब साहित्यकार, ये भारत यहाँ था, भारत समाज, भारत है, भारत भूमि, अपनी जननी हमारे माता, उनको एकत्व करना है, एकात्म करना है, इंटीग्रेट करना है, ये अपना काम है। मैं मेरी तरफ से मतप्रधान होकर कि मैं कवि हूँ, और मैं कवि, मेरा कवि पर मैं कभी भूलता नहीं, भूल जाता। इतनी अच्छी बात बोले, वो एक प्रोत्साहन मिला, ऊर्जा मिली। रसिक श्रोते हो, मैं आपको एक ज़रूर बात बताना चाहूँगा कि अगले कुछ दिनों में ही, जैसे ये आपके सामने ये आ रहा है साक्षात्कार, जब आप देख रहे हैं, उसी दिन हमारे मधु मंगेश कर्णिक सर 95 ईयर्स, 95 साल के पूरे हो जाएंगे। लेकिन मैं आपको एक बताना चाहूँगा, जैसे श्रद्धेय अटल जी के बारे में उन्होंने आज कहा कि जो ऊर्जा, जब मैं छोटा था तो श्रद्धेय अटल जी के साथ मेरा करियर शुरुआत हुआ था पत्रकारिता का। अच्छा। तो मेरा हिंदी अटल जी ने बहुत अच्छा किया था, अटल जी और सुषमा जी। तो आप है, अटल जी है, मेरे लिए श्रद्धेय है। मुझे मेरा एक जीवन का सौभाग्य है कि आपके जैसे व्यक्ति का मुझे आज साक्षात्कार, मेरा भी सौभाग्य मैं मानता हूँ। लेकिन एक आपसे मेरी एक विनती थी कि जैसे मैं 15 साल का था, तब से मैं आपको फॉलो कर रहा था, आजकल की भाषा में मैं फॉलो बोल रहा हूँ। तो मेरे 15 साल के युवक को, 30 साल के युवा को, 60 साल के एक बुजुर्ग को
आप क्या संदेश देना चाहोगे? देखिए, अभी युवा पीढ़ी, युवा जनरेशन पूरी तरफ से बदल गई है। मैं जब मेरा बालपन का देखता हूँ पीछे, और मेरे पोते पोते देखता हूँ, पोते हाँ। बिल्कुल फर्क है। मानसिकता, कार्य, स्कूल, एजुकेशन, हाँ। सब बदल गया है। लेकिन वैल्यूज, ह्यूमन वैल्यूज, हाँ। मानवीय मूल्य, हाँ। मूल्य व्यवस्था, वो बदलना नहीं चाहिए। अभी जो नया शिक्षा, अभी तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी शुरू किया है, मूल्य व्यवस्था, तो मूल्य व्यवस्था कभी पाठ्य पुस्तक में लिखने के बाद नहीं मिलती। मूल्य व्यवस्था वो घर घर में आने होनी चाहिए। किताबों से मूल्य व्यवस्था नहीं मिलती। किताबों से एक अच्छा शिक्षा मिलती है, लेकिन मूल्य, वैल्यू, वो वैल्यू जो है ना, ह्यूमन वैल्यूज, वो घर घर के पिताजी ने, माताजी ने, नाना दादा देना चाहिए। मेरे बचपन में वो था, बीच में जी पीढ़ी हो गई है, वहाँ भी था। अब क्या है, एक बाप, माँ और बच्चा, बिल्कुल छोटा कुटुंब है, और उनको, उनके लिए टाइम भी नहीं मिलता। माता पिता को अपने बच्चे के पढ़ने को स्कूल में डाल देता है पूरा 24। अभी तो मैंने देखा बम्बई में गुरुकुलम, सुबह 6 बजे छोकरी स्कूल में जाता है, रात को 8 बजे दोपहर का खाना वगैरह सब स्कूल में वहीं पे। और माता पिता का जो प्रेम, जो ममत्व, जो उनको मिलना चाहिए, और ममत्व तो मिलता ही है, माँ है, बाप है, लेकिन कहने का, बोलने में, संभाषण में, संवाद में और बर्ताव में जो एक क्या बोले हम लोग, एक धारणा चाहिए, वो धारणा उनको नहीं मिलती। और वो तो एक किताबें पढ़ते, किताबें लिखती नहीं, बच्चे तो नहीं लिख सकते, लेकिन किताबों से ममत्व, सहत्व, एकत्व, देवत्व, हम साहित्य की व्याख्या ऐसे करते हैं। साहित्य क्या है? साहित्य जो सह लेते हैं वो साहित्य, वो साहित्य। और सह ले क्या लेते हैं? सह को आपको लेते हैं। सहत्व में एकत्व, ममत्व है। जब समाज एक रूप होता है तो उसमें से एकात्मता निर्माण होती है। एकत्व होने के बाद, ममत्व होने के बाद एकत्व मिलता है। एक तो एकत्व मिलने के बाद देवत्व, अगर आप देव पे विश्वास रखते हो, लेकिन देवत्व है, देव है या मुझे मालूम नहीं, लेकिन देवत्व है, देवत्व मिलता है। अब जब सहत्व, ममत्व, एकत्व, देवत्व एक होता है, तभी सत्यम शिवम सुंदरम, उसका साक्षात्कार साहित्य में होता है। वो बच्चों के लिए, वो शिक्षा घर में से शुरू होनी चाहिए। किताबों से होती है, लेकिन बच्चे जब माँ बोलते हैं, डैडी बोलती है, हम लोग बाबा बोलते थे, बाबा बोलते थे, ठीक है। तो ये वो मूल्य व्यवस्था का एक सिंपल मैंने उदाहरण दिया आपको, लेकिन ऐसा अगर होता तो समाज बहुत गति से, गतिमान होके बदलता है। भारतीय संस्कृति हमारी सर्वश्रेष्ठ। देखिए, भारतीय संस्कृति इतनी विशाल, इतनी विराट है, वो इससे बदलती नहीं। वो एक समाज पुरुष की संस्कृति है, और मैं और आप उनको बदल नहीं सकता है। ये बहुत प्राचीन, पुरातन संस्कृति है भारत की, और वो संस्कृति आज तक है। हम लोगों ने, मैं आपने बोला पॉजिटिव नेगेटिव माइंड से उसको विरूप कर दिया। जो स्वरूप था वो विरूप कर दिया। वो संस्कृति का विरूपीकरण नहीं होना चाहिए। आजकल जो दुनिया बदलती है, एक मतलब मेरा बम्बई में शहर, मैं कह रहे 75 बरस